नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और एजेंडा इंडिया का में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, देशवासियों के लिए, पूरे भारत के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि महंगाई से बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल और डीजल सस्ते हो गए हैं। पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम में 7 रुपए की कटौती हो गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है और उसके बाद पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता हो जाएगा और 7 रुपए डीजल के दाम भी घट जाएंगे। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है। डीजल की कीमत में भी 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी गई है। और इसकी जो मुख्य वजह है वो लगातार बढ़ते हुए दाम थे, जनता को हो रही परेशानी थी, बढ़ती हुई महंगाई थी। इन सब के बीच आपको यह बता दें कि 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है पेट्रोल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है और जिसके बाद डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। रविंद्र, पिछले साल नवंबर के महीने में बड़ी कटौती हुई थी एक्साइज ड्यूटी में, जिसके बाद कहा गया कि केंद्र सरकार के ऊपर काफी बोझ है और अब दोबारा एक बड़ी कटौती जिसमें 9.5 रुपए पेट्रोल और 7 रुपए डीजल सस्ता हो जाएगा। इसकी क्या वजह है, आप देखते हैं? बिल्कुल राम, अब कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पार्टी पदाधिकारियों को जयपुर में संबोधित करते हुए कहा था कि हमें किसी और मुद्दे पर भटकना नहीं है, आपको विपक्ष भटकाने की कोशिश करेगा, भटकना नहीं है, आम आदमी के बारे में सोचनी है, उनकी भलाई कैसे हो सकती है, लाभार्थियों के पास जाइए। और दूसरी एक घटना देखिए कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के बारे में जिस तरह की बातें की, आपने पूरे देश को दिखाया है। तो कहीं ना कहीं जो कल प्रधानमंत्री ने कहा है, उसके बाद ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रधानमंत्री को, पीएमओ को टैग करते हुए जो ट्वीट की है, उसमें कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की कि ये सरकार आम आदमी की सरकार है, आम लोगों की भलाई के लिए, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा था उस पर लगाम लगाने के लिए या उसमें कमी करने के लिए पेट्रोल और डीजल में भारी कटौती की गई है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नवंबर के बाद एक बार फिर से इतनी भारी कटौती की गई है, 8 रुपए और 6 रुपए। इससे कहीं ना कहीं आप देखिए कि 9.5 रुपया पेट्रोल पर और 7 रुपया डीजल पर सस्ता हो जाएगा आम लोग के लिए। और यही नहीं, यह भी अपील की गई है कि जो राज्य है अपने हिस्से की जो वैट है उसमें कमी करें। नवंबर में भी कुछ राज्यों ने, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उन्होंने वैट में कटौती की थी, पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ था। लेकिन जिन राज्यों ने कटौती नहीं की थी उनसे भी प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों जब कोविड को लेकर बैठक की थी तो उन सभी से अपील की थी कि वो भी अपने अपने राज्य में लोगों के हित में वैट में कटौती करे। एक बार फिर से अपील की गई है कि वैट में राज्य सरकार कटौती करे। अगर कटौती करते हैं तो अभी 9.5 और 7 जो दिख रहा है पेट्रोल डीजल में कमी, ये बढ़ के कहीं ना कहीं लगभग 12-13 रुपए पहुंच जाएंगे और ये भी 10-11 रुपए डीजल भी पहुंच जाएगा। तो बड़ी राहत होगी लोगों के लिए। और यही नहीं है राम, एक साथ ही जो गैस सिलेंडर था उसमें भी 200 रुपए की भारी सब्सिडी दी गई है। और ये सरकार के लिए बड़ी बात है कि जो आरोप लग रहे थे कि उज्ज्वला की तरफ सिलेंडर दे दिया गया लेकिन पैसे नहीं है, 1000 रुपए तक पहुंच गया था, जाहिर सी बात है आम आदमी के लिए या गरीब तबके के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, तो उनको भी राहत दी गई है। 200 रुपए की एक तरह से सब्सिडी हर सिलेंडर पर, 12 सिलेंडर यानी हर महीने एक सिलेंडर के लिए अगर देखा जाए तो 200 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से घोषित की है प्रति सिलेंडर पर एक आम आदमी के लिए। बिल्कुल रविंद्र, और एक आपको वो बैठक भी पिछले दिनों याद होगी जो मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री कर रहे थे और उसमें उन्होंने अपील की थी कि वैट आप लोग भी घटाएं, जनता को राहत दें, जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी केंद्र ने घटाई थी। एक तरह से उन राज्यों के ऊपर भी एक तरह का प्रेशर बनेगा जो महंगाई की बात तो करते हैं, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अपने हिस्से का टैक्स छोड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए राम, ये विडंबना है इस देश में, जो राज्य सरकारें हैं उनके पास अपने इनकम के लिए बहुत ज्यादा स्रोत नहीं है या बना नहीं पाए हैं। कई ऐसे राज्य हैं जो बहुत हद तक अगर कहा जाए अपने हिस्से के जो उनका रेवेन्यू है उसका 60 से 70% अगर डिपेंड है तो पेट्रोल डीजल के वैट के ऊपर ही डिपेंड है बहुत से राज्य। और इसलिए देखिए कि जब दिल्ली में या यूपी में 105 रुपया लगभग मिल रहा था पेट्रोल, तो अपने आंकड़े भी दिखाए थे कि महाराष्ट्र में या मुंबई में 120 के करीब पहुंचा हुआ है और बंगाल में भी, क्योंकि वहां पर वैट में कटौती नहीं की गई थी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपील की प्रधानमंत्री ने किया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आज किए, तो माना जा राहत पहुंचाने का काम करेगा। कांग्रेस पार्टी ने रिएक्ट कर दिया है इस पूरे मामले पर। उन्होंने, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया है।
तो लगातार इसके बाद अब रिएक्शन भी आएंगे दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से भी आएंगे, विपक्ष की तरफ से भी आएंगे। और हम आपको यह भी लगातार इस वक्त बता रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। जो कीमत है वो 9.5 रुपए पेट्रोल की घट जाएगी, 7 रुपए अब डीजल की कीमत कम हो जाएगी। और जो उज्ज्वला वाला गैस सिलेंडर है उसमें भी 200 रुपए की सब्सिडी दी गई है, यानी जो 1000 के आसपास दाम थे वो घटकर 800 के आसपास पहुंच जाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो लगभग आपके जो पेट्रोल की कीमत है वो 96 रुपए के आसपास आप तक पहुंचेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और खबर यही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है, और साथ साथ ये अपील भी की गई है राज्यों से कि वो भी अपने हिस्से का वैट कम करें। वो भी अपने हिस्से का वैट अगर कम करते हैं तो इस कीमत में और गिरावट आ सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल दोनों सस्ते हो गए, और पेट्रोल की जो कीमत है वो 9.5 रुपए कम हुई है। ये सिर्फ एक्साइज ड्यूटी में कटौती की वजह से हुआ है। जो डीजल की कीमत है वो भी तकरीबन 7 रुपए की कटौती उसमें भी हो गई है, ये भी एक्साइज ड्यूटी की वजह से है। लेकिन अब आप इसके आगे की बात समझिए, क्योंकि राज्य सरकारों से भी अपील की गई है कि वो भी अपने हिस्से का वैट घटाएं। तो हो सकता है कि बीजेपी शासित राज्य चूंकि उसी लाइन पे चलेंगे जैसे केंद्र सरकार चल रही है, तो वहां से भी कुछ राहत की खबर आपको कुछ ही देर के बाद मिले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र ने एक बड़ा तोहफा दिया है। डीजल के दाम 7 रुपए घट गए हैं और पेट्रोल के दाम 9.5 रुपए घटा दिए गए हैं। बड़ी राहत देश के आम लोगों को मिलेगी। पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ते हुए दाम हैं वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे। रविंद्र कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो हमें विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। अब रविंद्र, एक तरफ रेवेन्यू की भी जरूरत है सरकार को, राजस्व की भी जरूरत है, और एक बड़ा हिस्सा इस एक्साइज ड्यूटी के जरिए सरकार तक पहुंचता है। एक बड़ा नुकसान भी राजस्व में होगा, आय में होगा। 80 करोड़ लोगों को अगर अन्न पहुंचाया जा रहा है पिछले 2-2.5 साल से, तो उसमें जो पैसे खर्च होते हैं, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तरह तरह के तमाम तरह के होते हैं। लेकिन एक बात और है आराम, ये जो एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार के पास आता है, इसमें भी राज्यों को हिस्सा दिया जाता है। उनके पास जो वैट होता है उसके अलावा और बाकी जो रेवेन्यू आते हैं उसमें भी राज्यों को दिया जाता है। आपने देखा फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर 40% अगर जो सरकार का रेवेन्यू आता है उसको राज्यों में अलग अलग तरह से बांटा जाता है। तो राज्यों को हिस्से में ही बहुत सारा पैसा चला जाता है केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी है। बावजूद उसके जितने भी आपने देखा कि गरीब लाभार्थियों को इतने कई तरह की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आपके पास लौट कर आता हूं। इस वक्त हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट विजय सरदाना जी जुड़ गए हैं। सरदाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और ये जो फैसला है सरकार का कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि काफी समय से पेट्रोल और डीजल के रेट के कारण ओवरऑल महंगाई बढ़ रही थी। सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, ओवरऑल रिलीफ मिलना चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट्स को आगे आके कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर इतना ही अगर स्टेट गवर्नमेंट भी आगे आती हैं तो निश्चित रूप से महंगाई पे लगाम लगेगी। और जिस तरह से गर्मी है और बाकी चिंताएं बढ़ गई हैं फूड सिक्योरिटी को लेके, तो आम आदमी को बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। ठीक है सर, इसके बाद जैसे पहले भी कहा जा रहा था कि जब नवंबर में पिछले साल जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी, उसके बाद एक बड़ा बोझ केंद्र के ऊपर पड़ रहा था, नुकसान आर्थिक रूप से राजस्व में हो रहा था, फिर से एक्साइज ड्यूटी घटाई गई। इसको आर्थिक रूप से आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता है उसमें कमी आएगी, लेकिन अब सरकार को रैशनलाइज करना होगा। कुछ जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उनको या तो स्लो करना होगा या आने वाले समय में उसको पास ऑन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक अच्छी स्थिति ये है कि जीएसटी की ग्रोथ अगर बरकरार रहती है तो थोड़ा बहुत कंपनसेशन सरकार को वहां से हो सकता है। लेकिन ओवरऑल सरकार ने आम आदमी के लिए चिंता जताई है और उसको पेट्रोल के दाम कम करके अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है। तो मुझे लगता है कि अब स्टेट गवर्नमेंट्स को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और उनको भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। बिल्कुल, पिछली बार जो कंट्रीब्यूशन हुआ विजय सरदाना जी, वो कुछ ही राज्यों का था। वो राज्य खासतौर पर जो जैसे केंद्र की सरकार है, जो बीजेपी शासित राज्य, उनकी तरफ से। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने भी, आपको ये अच्छी तरह से पता है कि मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वो शायद जिन राज्यों में वैट नहीं घटाया गया है वहां पे वैट में कमी लाए।
आपको लगता है कि सभी राज्यों को एक साथ आना चाहिए कम से कम जनहित के मुद्दों पर? बिल्कुल आना चाहिए। डेमोक्रेसी का पर्पज यही होता है कि जो चीज आम आदमी के भले की उसको करना चाहिए। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं तो निश्चित रूप से वो सरकारें एक्सपोज होंगी। जनता भी देख रही है कि कौन कौन सी सरकारें और किस किस पार्टी के सरकारें जनता के हित में फैसले ले रही है। तो जनता का प्रभाव और जनता का प्रेशर भी पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट्स पे। अब आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कितनी सेंसिटिव है पब्लिक ओपिनियन को लेकर। बिल्कुल। और विजय सरदाना जी, एक टिप्पणी इस पर भी, क्योंकि उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए जो गैस सिलेंडर है उन पर भी 200 रुपए की सब्सिडी, वो भी 1000 रुपए के आसपास दाम पहुंच गया था। देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि अगर उज्ज्वला योजना या अगर नेचुरल गैस या कंप्रेस्ड गैस अगर कंज्यूमर्स को एलपीजी नहीं मिलती है तो फिर जंगलों की कटाई होगी, बाकी कोयले को जलाना होगा, दोबारा प्रदूषण होगा, जंगलों को बचाना मुश्किल होगा। क्योंकि रूरल एरिया में तो फिर जो आम आदमी और गांव वाले हैं फिर उनको खाना बनाने के लिए लकड़ी या कोयला तो चाहिए जी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं सरकार का डिसीजन सही है कि कम से कम कुकिंग फ्यूल जो है वो आम आदमी को, गृहिणी को टाइम पे मिलता रहे। लेकिन आपको ये जैसा आपने पहले भी कहा, ये लगता है इसके बाद कि थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, जो खास तौर पर सरकार के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या जिनको लेकर सरकार बहुत बजट अब तक देती रही है उनमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से, क्योंकि आफ्टर ऑल किसी भी डेवलपमेंट काम के लिए या वेलफेयर स्कीम के लिए पैसा तो चाहिए और अनलिमिटेड पैसा किसी सरकार के पास नहीं है। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, डीजल पेट्रोल क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रेशर तो है। लेकिन अब भारत सरकार ने अगर निर्णय लिया है तो कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा कि किन एजेंडा पे हमें थोड़ा स्लो डाउन करना है ताकि आम आदमी को तुरंत राहत मिल सके। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सरदाना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनता की प्रतिक्रिया आ रही है, जनता की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। इसको किस रूप में देखते हैं? इस तरह का अगर सही माने में इतना कम हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। देखो जनता को कम से कम राहत हो जाएगी, महंगाई से कुछ कम हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, पॉकेट पर दबाव भी कम होगा, लेकिन जानकारी नहीं थी। इसका चारों तरफ असर पड़ेगा नहीं? हाँ, हर तरफ से लगातार। लेकिन तेल के दाम बढ़ रहे थे, अकस्मात पहली बार घटा है जी? अच्छा अच्छा। तो यहाँ जब भी हम लोग तेल अभी ले रहे जा रहे थे इतना कम होके मिलेगा नहीं? अभी ये लागू होगा, अभी थोड़ी देर के बाद लागू होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। राम नारायण प्रसाद। डीजल और गैस के सिलेंडर के दाम भारत सरकार ने कम कर दिए हैं। 9 रुपये 75 पैसे के आसपास पेट्रोल कम हुआ है, 7 रुपये के आसपास डीजल कम हुआ है, 200 रुपये से गैस सिलेंडर पर राहत मिली है। ये अकस्मात राहत इतने दिनों के तेल के दाम बढ़ने के बाद मिली है। अच्छी बात है। कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। किस रूप में? सब रूप में, आर्थिक रूप में, पैसे के रूप में, किसी भी रूप में। महंगाई पे भी कंट्रोल हो जाएगा। इसको किस रूप में देख रहे हैं? इतने दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम और गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे, अकस्मात घटे। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है? अभिनव कुमार। पेट्रोल डीजल के दाम अकस्मात 9 रुपये के आसपास कम हुए पेट्रोल पे, 7 रुपये के आसपास डीजल पे, 200 रुपये गैस सिलेंडर हो। अच्छा हुआ सर, कम हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। कुछ और कम हो तब हम लोग के लिए सही रहे ना। महंगाई तो चरम सीमा पे है ही, उसमें हम और आप क्या करेंगे? ऊपर से ही लगातार तेल के दाम बढ़ रहे थे, ये अभी बढ़ गए हैं, अभी और कम होंगे सर। अपेक्षा है? पूरा अपेक्षा है और होना है। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार, यूको बैंक में मैं हूँ। डीजल पे 7 रुपया और गैस सिलेंडर पर 200 रुपये का राहत मिला है। बहुत अच्छा काम हुआ, अच्छा लग रहा है। मेरे पे खुशी हो गई। हाँ, पूरा एकदम। बहुत महंगा हो गया था, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया। गरीब आदमियों को बड़ी बढ़िया गाड़ी चलाना वाला तो बहुत हालत खराब किया हुआ था। तेल गैस का तो बिजनेस करने वाला और का भी हो जाता। कमर्शियल वाला सिलेंडर बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया था इस बार। अच्छा लग रहा सुनने। क्या नाम हुआ? मेरा पुगल। पेट्रोल पे 9 रुपये 75 पैसे और मैंने पेट्रोल पर ऐसे 8 रुपये। अच्छा, हमको इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमाने वाले लोग हैं, तेल के दाम पूछते हैं हो हम हैं? कभी देखे हैं पूछते हुए? इससे कोई हमको कोई असर नहीं। हम मेहनत करने वाले लोग हैं। सरकार का काम है अपना करते रहे। जो पेट्रोल जला सकता है वो दाम का क्या परवाह करेगा? अब खाना खाते हैं तो जोड़ते हैं कि चावल कैसे किलो आया है? आप हमको बताइए। आप ही से मेरा एक सिंपल सवाल है कि आप जब खाना खाने बैठते हैं तो जोड़ते हैं कि सब्जी कैसे आया,
ये दाल कैसे आया, चावल कैसे आया, कि आप संतुष्टि से भोजन करते हैं। लेकिन जिनके पॉकेट में पैसा कम है, कोई आदमी को जो कम पैसा है वो आदमी का भरम है। जो भी आदमी आप देख रहे हैं यहाँ खड़ा, ये लोग तो तेल भरने वाला लोग है ना, लेकिन इसका बच्चा जब स्कूल जाता है तो फीस पूछता है, खाली पता करता है कि कौन स्कूल अच्छा है। मैं आपको बात ओरिजिनल बोलूंगा। तो जनता की प्रतिक्रिया इस वक्त आप सुन रहे थे, और जिसकी जेब में पैसे हैं वो अपने हिसाब से बताता है, और जिसको ये लगता है कि नहीं 9.5 रुपए कम हो गए हैं तो उसे मालूम है कि उसका बजट कुछ दिन और चल जाएगा, वो बहुत खुश है। और राहत की बात उन लोगों के लिए है। हमारे सहयोगी रविंद्र लगातार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार हम फिर से उनकी तरफ चल रहे हैं। रविंद्र, 9.5 रुपए पेट्रोल पर, 7 रुपए डीजल पर, उम्मीद क्या अभी ये की जाए कि कुछ और राज्यों की तरफ से भी कटौती आएगी जल्दी इस बात की घोषणा होगी? राम, देखिए, एक बात है कि जब भी विपक्ष की सरकार होती है केंद्र में, खासकर बीजेपी जिसमें शामिल होती है, आपको याद होगा जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी उस समय भी महंगाई पर कंट्रोल आया था, ये सबके सामने। वाजपेयी की सरकार जब थी, वाजपेयी सरकार थी 6 साल, उसमें भी इन्फ्लेशन 4 से कम था, कभी कभी 2-3 तक पहुंचा हुआ था, एक बार 2 से भी नीचे आया था। मोदी सरकार जो एनडीए फर्स्ट थी उसमें भी इन्फ्लेशन कंट्रोल था। बिल्कुल, लेकिन हाल के दिनों में इसलिए दिया गया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर राशिद अल्वी साहब हमारे साथ जुड़ गए। राशिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और ये बड़ी खबर आप तक भी पहुंची होगी कि 9.5 रुपए पेट्रोल के दाम, 7 रुपए डीजल के दाम, एक्साइज ड्यूटी जो घटी है उसके बाद घट जाएंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा कदम है और इसी बात को हम लगातार कहते चले आ रहे थे कि ये ड्यूटी कम होनी चाहिए, एक्साइज ड्यूटी कम कीजिए। सरकार और बीजेपी के नेता ये कहते नहीं थकते थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं जी। तो ये क्या कारण है कि आज आपको कम करना पड़ रहा है? आपको याद होगा 5 स्टेट के चुनाव थे यूपी के, तो कीमतें नहीं बढ़ी, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ 10-12 मरतबा हर दूसरे दिन कीमत बढ़ती थी, हर दूसरे दिन बढ़ती थी। अब गुजरात का चुनाव आ रहा है, हिमाचल का चुनाव आ रहा है, तो आप कीमतें घटा रहे हैं। 2 साल से किसान बैठा था, उसका कानून वापस नहीं लिया, पार्लियामेंट का चुनाव आ गया, कानून वापस ले लिया। ये सरकार दबाव में काम करती है, ये जनता के हितों को सामने रख के नहीं करती है जी। ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। मैं तो 50 बार ये कह चुका हूँ। ठीक है राशिद अल्वी जी, आपको ये लग रहा है कि गुजरात के इलेक्शन, हिमाचल के इलेक्शन की वजह से घटाए गए दाम हैं? स्वाभाविक है, राजस्थान का चुनाव आपके पास भी है, वहां तो डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, कुछ वैट घटाएंगे? देखिए, ऐसा है, ये प्रधानमंत्री ये सवाल उठाते हैं कि वैट घटाया जाए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1-2 रुपया कम और बढ़ती है। कर्नाटका के अंदर कितना है वैट, मुझे मालूम है आपको, 30% है। घटाएगी बीजेपी की सरकार? सिर्फ आप कांग्रेस की सरकारों का नाम लेते हैं, बीजेपी की सरकारों में कितना वैट है उसे या बिहार के अंदर कितना है, आप जरा उसे देखिएगा। देखिए, देश की जनता का ख्याल कीजिए। हमारे जमाने में $120-125 पर बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में था और मार्केट में 65 रुपए में दे रहे हैं। आप वो परसेंटेज में जो जोड़ रहे हैं चीजों को, उसमें भी मेरा ख्याल है राजस्थान आगे ही निकलेगा वैट में। तो थोड़ा बहुत घटाएंगे कि नहीं? मेरा तो सिर्फ इतना सवाल था, जनहित की बात अगर आप करते हैं कि केंद्र घटाए तो थोड़ा हिस्सा राज्य भी अपना दे जनहित में। तमाम राज्यों को देना चाहिए, मैं नहीं इनकार कर रहा हूँ इस बात से। राजस्थान भी घटा सकता है और स्टेट्स को भी घटाना चाहिए। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता के भावनाओं का और उनकी परेशानियों का ख्याल रखना चाहिए, वो किसी की भी सरकार हो। लेकिन मोदी सरकार तो सुनती ही नहीं है। ये तो आप कुछ भी कहते रहिए, कौन सुनता है? पुराने दुर्वेश फकीर दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजा बंद कर दिया, उसकी आवाज ही हम तक नहीं आनी चाहिए। ये एटीट्यूड है मोदी सरकार का। नहीं, लेकिन राशिद अल्वी जी, पिछले साल नवंबर में भी एक्साइज ड्यूटी घटी थी, इस बार फिर एक्साइज ड्यूटी घटी है, लेकिन इन सबके बीच दिखता नहीं कि आपकी जहां केंद्र राज्यों में सरकार है वहां आपने वैट घटाया हो। यूपीए की सरकार में कितनी थी एक्साइज ड्यूटी, कुछ है आपको अंदाजा? जी नहीं है, जरा देखिएगा। हमारे जमाने में 3 रुपए थी एक्साइज ड्यूटी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $120 था पर बैरल।
उसे भी बताइए ना कि यूपीए सरकार में ऐसा था और एनडीए की सरकार में ये मवाजना कीजिए, ये कंपेयर कीजिए आप, तो देश को पता चलेगा कि राज्य सरकार थोड़ा सा फोकस कर सकती है ऐसे वक्त पर जबकि महंगाई चरम पर है। ठीक है राशिद अल्वी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो पेट्रोल और डीजल सस्ते हुए, जनता के लिए बहुत बड़ी खबर इस वक्त की यही है। आगे राज्य सरकारों से भी उम्मीद है कि वो वैट घटाएंगे तो फिर बात और भी बन सकती है, जनता के लिए कुछ और राहत मिल सकती है। एक बार फिर स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। आज 21 मई है। 31 साल पहले आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। हत्या LTTE यानी कि लिट्टे ने की थी। इस घटना के 3 दशक बाद आज फिर हम LTTE की बात कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि आज ही के दिन तमिलनाडु में LTTE के मानव बम ने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया था। हम LTTE की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर लिट्टे को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। मानव बम यानी कि सुसाइड बॉम्बर्स के लिए बदनाम लिट्टे को भारत की धरती से फिर से खड़ा करने की साजिश रची जा रही थी। साजिश करने वालों ने भारतीय पासपोर्ट तक बनवा लिए थे। श्रीलंका और भारत में LTTE 2.0 को लेकर खड़ा करने को लेकर क्या पूरा प्लान था, कैसे इसका खुलासा हुआ, देखिए जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 21 मई 1991, जगह तमिलनाडु का श्री पेरम्बुदूर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चुनावी रैली थी। भारी भीड़ मौजूद थी। कुछ देर में राजीव गांधी पहुंचते भीड़ में घुसकर राजीव गांधी लोगों से मुलाकात करने लगते हैं। माला पहनाने के बहाने धनु नाम की लड़की राजीव गांधी के पास पहुंचती है। तभी जोरदार धमाका होता है। चीख पुकार मच जाती है। चारों तरफ खून और लाशों का मंजर। ये आत्मघाती हमला था। राजीव गांधी समेत 18 लोग मारे गए। राजीव गांधी की हत्या को 31 साल पूरे हो गए। ये एक ऐसा कत्लेआम था जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और इस हमले के पीछे था आतंकी संगठन LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईस्ट। लेकिन 31 साल बाद एक बार फिर LTTE जिंदा होने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका में इस वक्त भयंकर आर्थिक बदहाली है। भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत है। श्रीलंका दाने दाने को मोहताज हो चुका है। सरकार के खिलाफ लोगों में भारी असंतोष है। महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री पद छोड़ चुके हैं। वो इस वक्त कहां छिपे हैं किसी को नहीं पता। इन हालात में LTTE एक बार फिर सक्रिय हो रहा है और उसे जिंदा करने की साजिश हिंदुस्तान में रची जा रही है। लिट्टे को दोबारा जिंदा करने की साजिश बड़े ही दबे छिपे हो रही थी। एजेंसियों को भी इसकी भनक नहीं थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब चेन्नई में फर्जी पासपोर्ट मामलों की जांच शुरू हुई। जांच में कई ऐसी जानकारियां सामने आई जिसने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए। फर्जी पासपोर्ट रैकेट के पीछे कोई और नहीं, LTTE समर्थकों का ही हाथ था। जांच में पाया गया कि फर्जी पासपोर्ट रैकेट के पीछे LTTE के सक्रिय कार्यकर्ताओं की भूमिका है। चेन्नई में दाखिल NIA की चार्जशीट के मुताबिक जांच में कई बैंकों से पैसे निकालने के सबूत मिले। बैंकों से पैसे निकालने के लिए नकली भारतीय पहचान और भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल किया गया। इंडियन ओवरसीज बैंक के मुंबई फोर्ट शाखा से पैसे निकाले गए। इसके लिए फर्जी पासपोर्ट और जाली दस्तावेजों का सहारा लिया गया।
आरोप है कि एलटीटीई समर्थकों ने आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे निकाले। जी न्यूज के पास तमिलनाडु पुलिस का एफआईआर मौजूद है। इसी एफआईआर ने सबसे पहले लिट्टे के दोबारा जिंदा होने की भनक दी थी। इस एफआईआर ने केंद्र सरकार के कान खड़े कर दिए थे। पिछले साल तमिलनाडु पुलिस ने चेन्नई में कई गिरफ्तारियां की। इन गिरफ्तारियों ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया। जी न्यूज के पास मौजूद एनआईए की चार्जशीट है, जो चेन्नई में एनआईए की विशेष अदालत में दाखिल की गई है। साथ ही 18 जनवरी को दर्ज एनआईए की एफआईआर भी मौजूद है। इन दोनों में एलटीटीई को दोबारा सक्रिय करने की साजिश का पूरा खुलासा मौजूद है। अक्टूबर 2021 में तमिलनाडु पुलिस ने श्रीलंकाई नागरिक मैरी फ्रांसिस्का को गिरफ्तार किया। अक्टूबर में ही एक और श्रीलंकाई नागरिक मदुरै हवाई अड्डे से गिरफ्तार हुआ। एक अन्य व्यक्ति त्रिची हवाई अड्डे से गिरफ्तार हुआ। ये फर्जी पासपोर्ट से यात्रा कर रहे थे। एनआईए ने 2 महीने की जांच के बाद 6 श्रीलंका के नागरिकों को आरोपी बनाया है। एनआईए के मुताबिक ये एलटीटीई के सक्रिय सदस्य हैं। एल मैरी फ्रांसिस्का, के भास्करन, जी धर्मेंद्रन, जॉनसन सैमुएल, ई मोहन और टी कैनिस्टन फर्नांडो। श्रीलंका की सरकार को इसकी तरफ ध्यान खींचना जरूरी है कि अगर ये असंतोष बढ़ता रहा तो फिर कुछ न कुछ वायलेंट एक्टिविटी उसके लिए होगी, इसको कोई मना नहीं कर सकता। अब आपको बताते हैं कि कैसे एलटीटीई के एक्टिव मेंबर्स ने भारत में एलटीटीई को सक्रिय करने की साजिश रची। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक साजिश बहुत बड़ी थी। कुछ विदेशी नागरिकों के साथ मिलकर एलटीटीई को फिर से सक्रिय करने की साजिश रची गई। इसके लिए भारतीय बैंक में जमा की गई रकम को बाहर ले जाने की कोशिश हो रही थी। लिट्टे के करोड़ों रुपए अलग अलग बैंकों में जमा हैं। एलटीटीई के खात्मे के बाद कई बैंक खाते निष्क्रिय हैं। एजेंसी के मुताबिक जिन बैंक खातों से पैसे निकाले जा रहे थे वो सभी खाते निष्क्रिय हैं। बैंक खातों से पैसे निकालने के लिए ही पासपोर्ट सहित भारतीय पहचान के कई फर्जी कागजात बनवाए गए थे। सिर्फ फंड ही नहीं, हथियार के इंतजाम की भी पूरी तैयारी थी। जो असंतुष्ट तमिल हैं वो लिट्टे के पैसे को भी एक्सेस करना चाहेंगे, हथियार भी इधर उधर कर सकते हैं, ड्रग की स्मगलिंग भी कर सकते हैं, ये सब पॉसिबल है। लेकिन उससे लिट्टे रिवाइव हो जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उसकी वजह ये है कि लिट्टे को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया, जो 2009 का वॉर था श्रीलंका में उसमें। और उसके अलावा लिट्टे या ऐसे किसी संघर्ष को रिवाइव करने का माहौल अब दक्षिण एशिया में नहीं है। जी न्यूज के पास मौजूद एनआईए की एफआईआर नंबर 17/2021 के मुताबिक 10 जून 2021 को मंगलुरु दक्षिण पुलिस को सी पोर्ट गेस्ट हाउस में अवैध पासपोर्ट के साथ श्रीलंकाई नागरिकों के बारे में पता लगा। जांच में 28 लोग मिले जिन्हें अवैध पासपोर्ट के जरिए कनाडा भेजा जा रहा था। ये सभी 28 लोग बोट से भारत पहुंचे थे। एनआईए की जांच में लिट्टे के पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा हुआ है। लिट्टे को दोबारा जिंदा करने के लिए पैसों की जरूरत है। इस पैसे की जरूरत को ड्रग्स और हथियार की तस्करी से पूरा किया जा रहा था। पाकिस्तान से ड्रग्स और हथियार मंगाए जा रहे थे। 18 मार्च 2021 को तट रक्षक बल ने गश्त के दौरान अरब सागर में श्रीलंका की 3 बोट को रोका था। तीनों बोट से 3000 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 5 AK-47 राइफल, 9 mm की 1000 गोलियां जब्त की गईं। एनआईए ने 47 साल के सतकुनाम उर्फ सबेसन को गिरफ्तार किया। सतकुनाम ही वो शख्स था जो पाकिस्तान से चेन्नई के रास्ते हथियार और ड्रग्स की खेप ले जा रहा था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सतकुनाम ने लिट्टे से सहानुभूति रखने वाले लोगों की एक बैठक भी बुलाई थी। उसने पाकिस्तान सहित अलग अलग देशों से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में अहम भूमिका निभाई थी। तस्करी के जरिए होने वाली कमाई एलटीटीई को सक्रिय करने में किया जा रहा था। इस पैसे का ज्यादातर हिस्सा एलटीटीई के पूर्व कैडरों को भेजा जा रहा था। इस मामले में ईडी ने सतकुनाम सहित 3 लोगों की कुल 3 करोड़ 59 लाख की संपत्ति अटैच की है। लेकिन सवाल यह है कि इतने सालों बाद एलटीटीई क्यों सक्रिय होना चाहता है? दक्षिण एशिया के जानकार
SD मुनि के मुताबिक श्रीलंका में अभी भी तमिलों का एक बड़ा वर्ग असंतुष्ट है। ये बात बहुत साफ समझनी चाहिए, जो श्रीलंका के तमिल हैं वो बहुत असंतुष्ट हैं अभी भी, और राजनीतिक दृष्टिकोण से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो डायस्पोरा है बाहर, उसमें भी असंतोष है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को लेके जब पिछली बार LTT को खत्म किया गया 2000 में, तो करीब 10,000 निहत्थे लोगों को मारा गया, तो उसकी पीड़ा भी है लोगों को। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि श्रीलंका में जारी विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के बीच LTTE हमले की योजना बना रहा है। LTTE के पुराने कैडर के लोग श्रीलंका में हमलों को अंजाम देने के लिए फिर से एकजुट हो रहे हैं। इसे देखते हुए तमिलनाडु के तटीय इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। LTTE से हमदर्दी रखने वालों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। आलोक वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और अगर आप LTTE के बारे में भूल चुके हैं तो आपको LTTE के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर जाननी चाहिए। यह जानकारी आप जानिए। LTTE का गठन वी प्रभाकरन ने किया था। वी प्रभाकरन आखिरी वक्त तक ही इसका चीफ रहा। 1970 के दशक में इसका गठन हुआ था। इसका लक्ष्य श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल देश की स्थापना करना था। LTTE का संघर्ष तमिल अधिकारों के लिए श्रीलंका में सिहली बौद्धों से था, जो कि वहां पर बहुसंख्यक हैं, ज्यादा तादाद में। LTTE कुख्यात था मानव बम दस्तों के लिए, सुसाइड बॉम्बर्स के लिए। LTTE ने ही पहली बार राजीव गांधी की हत्या के लिए मानव बम का इस्तेमाल किया था। साल 1987 में भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी और साल 1990 में भारतीय शांति सेना की वतन वापसी हुई थी। साल 2000 में अमेरिका ने लिट्टे को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था और साल 2006 में श्रीलंका सेना ने लिट्टे को पूरी तरह से पराजित कर दिया और साल 2009 में श्रीलंका की सेना ने प्रभाकरन, जो कि लिट्टे का चीफ था, उसे मार गिराया था और उसके साथ ही LTTE का अंत हो गया था। और एजेंडा इंडिया का में अब बात करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, जो एक बार फिर से चर्चा में। इस बार उन पर राहुल गांधी पर ब्रिटेन में बैठकर उन्होंने कहा है कि देश की हालत अच्छी नहीं है। राहुल ने बीजेपी और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। राहुल के आरोपों के बाद बीजेपी हमलावर है और देश का अपमान करने का आरोप लगा रही है। India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. Our Prime Minister doesn't listen. And because our Prime Minister doesn't listen, no bureaucrat thinks he needs to listen. यही उनकी मानसिकता है। भारत को नीचा दिखाओ, मोदी जी से नफरत करो। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज ऑफ इंडिया सेमिनार में राहुल गांधी ने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर बड़े हमले किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में हालात अच्छे नहीं हैं। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने चारों तरफ केरोसिन छिड़क रखा है और देश कभी भी जलने लगेगा। You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together, bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down, things can go wrong. राहुल ने सुरक्षा के मोर्चे पर भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि चीन ने लद्दाख और डोकलाम में यूक्रेन जैसे हालात कर दिए हैं, लेकिन सरकार एक्शन नहीं ले रही है। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार इस मसले पर बोलने से भी डरती है। Please recognize the parallels between what is going on in Ukraine and what is going on in Ladakh.
and in Doklam. Please realize that the same idea is at play. There are Chinese forces sitting in Ladakh, there are Chinese forces sitting in Doklam. राहुल ने यह भी कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और संवैधानिक संस्थाओं पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के अंदर अहंकार है और वो किसी की नहीं सुनते हैं। You stifle conversation at the national level. You also stifle conversation in the Prime Minister's office. Please understand that. You cannot have a country that is not allowed to speak and then a Prime Minister's office that tells the Prime Minister the truth. You cannot have those two things. The Prime Minister has to have an attitude, I want to listen. And then from there, everything flows down. Our Prime Minister doesn't listen. And because our Prime Minister doesn't listen, no bureaucrat thinks he needs to listen. पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर राहुल के हमलों के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विदेश में देश की आलोचना करना कांग्रेस का पुराना शगल है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस को हताश और राहुल को उसका विफल नेता बताया। राहुल गांधी जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं, उनके वक्तव्य कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि आज की कांग्रेस पार्टी 84 से लेके अब तक जो मिट्टी का तेल हाथ में लेके चलती है ना, मुझे दिखाओ चिंगारी, मैं डालूंगा मिट्टी का तेल। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन उसकी सहयोगी रही शिवसेना राहुल के समर्थन में उतर आई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है। देश में डेमोक्रेसी जरूर है, लेकिन इस प्रकार की डेमोक्रेसी जिसका गला सेंट्रल एजेंसी घोट रही है, ये हमने उससे पहले कभी देखा नहीं था। जो भी आपके खिलाफ बोलेगा, जो भी सच बोलेगा, उनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी को लगा। लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब वक्त हो गया है देश हित का। तो देश हित में, जनहित में सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि देशवासियों को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, देशवासियों को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। पेट्रोल के दाम 9.5 रुपए कम हो गए हैं। डीजल के दाम 7 रुपए घट गए हैं। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी घटी है वो 8 रुपए है। डीजल पर 7 रुपए की कटौती की गई है एक्साइज ड्यूटी में। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने उज्ज्वला के लाभार्थियों को भी राहत दी है। यानी उज्ज्वला योजना के तहत जिन्हें सिलेंडर मिले हैं उनके लिए भी एक बड़ी राहत। और बड़ी खबर यह है कि उज्ज्वला के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। यानी उनके लिए गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम हो जाएंगे। 200 रुपए सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। इस वक्त की 3 बड़े अपडेट हैं। एक पेट्रोल के दाम को लेकर, जिस पर 8 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटी है, यानी ओवरऑल लगभग 9.5 रुपए के आसपास डीजल पेट्रोल के दाम घट जाएंगे। डीजल पर जो है वो 7 रुपए तक दाम कम हो जाएंगे एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद। और उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए खबर यह है, देश के आम गरीब आदमी के लिए खबर यह है कि गैस सिलेंडर के जो दाम हैं वो 200 रुपए घट जाएंगे, क्योंकि 200 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो कहां पर पेट्रोल के दाम अब क्या होंगे, एक अनुमान हम इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ राज्य सरकारों पर भी निर्भर है। क्या वैट के दाम घटेंगे, नहीं घटे, वैट कम होगा, नहीं होगा, राज्य सरकारें अपने स्तर पर कोई कदम उठाएंगी, ये बात की बात है। लेकिन सेंट्रल ने, केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके बाद रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा,
अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राजधानियों में, वहां पर ये हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पेट्रोल के दाम अभी आसमान छू रहे हैं, वहां पर घटने के बाद क्या असर होगा, ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। चाहे लखनऊ की बात करें, जयपुर की बात करें, जम्मू की बात करें, इस वक्त पेट्रोल के दाम क्या हैं और घटने के बाद क्या हो जाएंगे, आपको दिखा रहे हैं। इन सब के बीच बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। हमारे लिए सबसे पहले जनता है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, फैसले से कई क्षेत्रों को लाभ मिलेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए यह कहा है कि हमारे लिए सबसे पहले जनता है। उन्होंने देखिए ये ट्वीट किया है, पहले निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट किया था और इस बात की जानकारी दी थी कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, और इसके बाद प्रधानमंत्री ने ये उसके ऊपर रिट्वीट करते हुए अपनी बात लिखी है। इट इज ऑलवेज पीपल फर्स्ट फॉर अस, हमारे लिए सबसे पहले जनता आती है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। उन्होंने लिखा कि आज का जो निर्णय है वो पेट्रोल और डीजल के जो दाम घटाए गए हैं, वो सीधे तौर पर आम लोगों को राहत देने वाला निर्णय है। ईज ऑफ लिविंग, उन्होंने देखिए कोट करते हुए लिखा है, इस ट्वीट को आप देख सकते हैं कि ईज ऑफ लिविंग, इसमें फर्क पड़ेगा। उज्ज्वला योजना के बारे में भी उन्होंने लिखा है कि करोड़ों भारतीयों को इस योजना के जरिए मदद मिली है, खासतौर से महिलाओं को मदद मिली है, और आज से जो निर्णय लिया जा रहा है उससे परिवारों का जो बजट है वो आसान हो जाएगा, उसमें राहत मिलेगी। 200 रुपए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिलेगी। यह भी निर्मला सीतारमण का ट्वीट था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने उस पर रिट्वीट करते हुए लिखा है और कहा है कि उज्ज्वला योजना ने करोड़ों भारतीयों को राहत दी है। पेट्रोल 6 डीजल और 200 गैस में कमी कर दी, कितनी राहत आता है? अभी तो कम हुए नहीं है, हो गए आज रात से 12 बजे से। ठीक है, अच्छी बात है भैया, देखते हैं कितनी राहत आप लोगों को? बहुत होगी। हाँ, तो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एक आम नागरिक को पेट्रोल डीजल के प्राइस घटा है, 9.5 रुपये पेट्रोल का दाम घटा है और पेट्रोल डीजल के दाम 7 रुपये घटे हैं। मुझे तो अब लगता है कि देश में जो लोग अपोजिशन पार्टीज के लोग डिमांड कर रहे थे, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे झारखंड में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में है, अब वो वैट कम करने का काम उन्हें फौरन करना चाहिए। और जिन प्रदेशों ने कांग्रेस की सरकार जहां जहां थी और उन प्रदेशों में जहां वैट नहीं घटाया था, खासकर महाराष्ट्र और झारखंड में, उस पर इमीडिएट जो है घटाना चाहिए वैट, ताकि जो राहत की बात करते थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो दे दिया, और साथ साथ जो माताओं को, बहनों को जो 200 रुपये प्रति सिलेंडर जो कम किया है गैस के दाम, उससे बहुत बड़ी राहत मिली है। और मुझे लगता है कि देश जिसके बारे में बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है, गरीबों की, और बराबर इस बात को दिखाया है कि गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है, उसका फिर से एक बार मुजाहरा किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जब उन्होंने पेट्रोल के दाम घटाए, डीजल के, जब दुनिया में तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद देश में दाम घट रहे हैं। तो ये आप सुन रहे थे जफर इस्लाम को, वो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो राज्य सरकारें हैं, खासतौर से विपक्ष की जहां पर सरकार है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उनको भी दाम घटाने चाहिए। पहले भी जो सब्सिडी या ये कहिए कि केंद्र सरकार ने जो कटौती की थी, उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों ने तो कदम उठाया, लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेशों ने कदम नहीं उठाया, और इसीलिए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों को वैट घटाना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.